हफमैन टेक्सास। एक बुजुर्ग महिला अपनी दोस्त और एक छोटे बच्चे के साथ रात में डिनर करके अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे वो जिंदगी में कभी नहीं भूल सके। आज हम इतिहास के सबसे क्रेडिबल पैरानॉर्मल केस में से एक के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इस इंसिडेंट के 12 आई विटनेसेस थे और एक नासा इंजीनियर ने खुद इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद माना था कि ये घटना सच में घटी है। तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दिसंबर 29, 1980 रात के 9 बजे 57 वर्षीय महिला विकी लैंड्रम अपनी दोस्त बेटी की कार में 7 वर्षीय पोते कोल्बी के साथ बैठी थीं। ये तीनों एक ट्रक स्टॉप पर डिनर करके घर की ओर जा रहे थे। ये लोग हफमैन टेक्सास के एक हाईवे पर थे जिसमें चारों ओर जंगल मौजूद था। अब कुछ ही देर में उनकी विंडशील्ड में फोग जमने लगा, क्योंकि उनके कार के अंदर का तापमान गर्म था और बाहर कड़ाके की सर्दी थी। विकी ने तुरंत डिफ्रॉस्टर चालू किया। जैसे जैसे उनकी स्क्रीन क्लियर होने लगी, उन्हें एक स्ट्रेंज लाइट आसमान में नजर आने लगी। वो लोग ह्यूस्टन एयरपोर्ट के पास थे तो उन्हें लगा शायद ये प्लेन है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े उन्हें अंदाजा हुआ कि वो स्ट्रेंज लाइट पेड़ों के ऊपर ही हवा कर रही थी। जैसे जैसे वो उसके पास जा रहे थे, उनके कार के अंदर का तापमान अचानक बढ़ने लगा था। बाहर इतनी ठंड होने के बावजूद अंदर वो लोग पर्सपायर कर रहे थे। फिर अचानक वो स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट पेड़ों के ऊपर से उनकी कार के सामने आकर रोड पर हवर करने लगा। विकी ने बेटी से तुरंत ब्रेक लगाने के लिए कहा। उनसे 100 फीट की दूरी पर रोड में वो स्ट्रेंज क्राफ्ट था जिसके नीचे से आग निकल रही थी। विकी और बेटी ने एक दूसरे से डिस्कस किया, लेकिन उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। ये डायमंड शेप्ड क्राफ्ट था जिसका आकार कार से बड़ा था और इसके नीचे से आग निकल रही थी और साथ ही इससे तेज रोरिंग साउंड सुनाई दे रहा था। कोल्बी पीछे बैठकर अचानक रोने लगा। बेटी उस पतली रोड में गाड़ी मोड़ नहीं सकती थी, ना ही वो आगे जाने का रिस्क ले सकती थी, क्योंकि उस क्राफ्ट की आग से उनकी कार जल सकती थी। विकी और बेटी ने कोल्बी को कार में बैठने के लिए कहा और कार से बाहर आई। विकी को क्राफ्ट देखते ही बाइबल का एक वर्स याद आया जिसमें लिखा था कि जीसस धरती पर वापस आएंगे और जब वो आएंगे तब आग की बारिश होगी। विकी को लगने लगा ये सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट है, लेकिन जैसे ही विकी क्राफ्ट की ओर आगे बढ़ने लगी, कोल्बी कार के अंदर पैनिक करने लगा और जोर से रोने लगा। विकी तुरंत कार के अंदर गई और कोल्बी को संभालने लगी, जबकि बेटी कार के बाहर खड़ी होकर उस क्राफ्ट की ओर देखे जा रही थी। कार के अंदर विकी को क्राफ्ट की आवाज एम्पलीफाई होती सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने बाहर देखा, वो क्राफ्ट टेक ऑफ करने लगा था। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, अचानक कुछ मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ने उसे घेर लिया और स्कॉट करके कहीं ले जाने लगे। जल्द ही वो क्राफ्ट और मिलिट्री प्लेन्स वहां से चले गए। विकी और बेटी को समझ आ गया ये सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट नहीं था, बल्कि कोई स्ट्रेंज मिलिट्री एक्सरसाइज थी। ये तीनों कार में बैठे और बेटी ने ड्राइव करना शुरू किया। विकी और बेटी बस चुपचाप इस इंसिडेंट्स को अपने मन में प्रोसेस कर रहे थे। 45 मिनट बाद बेटी ने विकी और कोल्बी को उनके घर ड्रॉप किया और अपने घर की ओर निकल गईं। विकी और कोल्बी ने भी इस इंसिडेंट के बारे में कोई बात नहीं की, वो बस सोने चले गए। तभी कोल्बी ने विकी से कहा कि उसके पेट में तेज दर्द होने लगा है। विकी ने रियलाइज किया कि उनकी तबीयत भी अचानक खराब हो गई है। विकी ने सोचा ये सब उस ट्रक स्टॉप पर डिनर करने की वजह से हुआ है। रात भर विकी और कोल्बी को उल्टियां होती रहीं और जैसे तैसे उनकी नींद लग सकी। सुबह उठने के बाद जब विकी बाथरूम में गई, वो खुद को देखकर चौंक गई। उनकी स्किन में रेड ब्लिस्टर्स थे। अब वो समझ गई कि जो उनके साथ हुआ है वो उस क्राफ्ट की वजह से ही है। विक्की तुरंत कोल्बी के पास गई तो उसकी स्किन में भी रेड ब्लिस्टर्स थे, लेकिन उसकी कंडीशन विक्की से बेहतर थी। विक्की को समझ आया कि वो कार से उतरी थी और क्राफ्ट के ज्यादा नजदीक गई थी, इसीलिए उनकी कंडीशन कोल्बी से ज्यादा खराब थी। और कोल्बी कार के अंदर ही था, इसीलिए उसकी हालत ठीक थी। विक्की को याद आया बेटी तो 10-15 मिनट्स तक उस क्राफ्ट के सामने खड़ी थी। उन्होंने तुरंत बेटी को कॉल किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। अब विक्की एक छोटे बच्चे के साथ अकेले बेटी के घर नहीं जा सकती थी, खासकर इस कंडीशन में जब दोनों बीमार थे। उन्होंने घर में ही अपना ट्रीटमेंट शुरू किया और कुछ दिनों में वो एकदम ठीक हो गए। इसी बीच उनकी बेटी से बात हुई थी और बेटी ने बताया था उसे भी सेम सिम्टम्स हुए हैं। ठीक होने के बाद विक्की ने कार उठाई और बेटी के घर गई। बेटी के घर वो मेन डोर से एंटर हुई और बेटी को पुकारने लगी, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। फिर वो उसके बेडरूम के अंदर गई। वो देखकर शॉक थी कि बेटी बेड पर सेमी कॉन्शियस स्टेट में लेटी थी। उनके शरीर की स्किन बुरी तरह जली हुई और ब्लिस्टर्ड थी। उनके बाल बेड के चारों ओर पड़े हुए थे।
वो तुरंत उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले गई, जहां आईसीयू में उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। कुछ देर बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा केस तब देखा था जब एक पेशेंट को रेडिएशन सिकनेस हुई थी, लेकिन इस इलाके में रेडिएशन सिकनेस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। विकी ने तुरंत अपने साथ घटी घटना सुनाना शुरू कर दिया और डॉक्टर को उस क्राफ्ट के बारे में सब कुछ बता दिया। डॉक्टर विकी की तरफ जिस तरह देख रहे थे वो देखकर विकी चुप हो गई। डॉक्टर को विकी की स्टोरी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। कुछ महीने बाद विकी अपने ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी, तभी उन्हें फोन आया। उन्हें अपनी स्टोरी लोकल सेनेटर को सुनानी थी ताकि वो पता कर सके कि उन लोगों के साथ आखिर हुआ क्या था। लेकिन अब तक विकी ने जिसको भी अपनी स्टोरी सुनाई थी उन सब ने विकी को मेंटली सिक समझा था। अब तक विकी और कोल्बी पूरी तरह रिकवर कर चुके थे, लेकिन बेटी अभी भी रेगुलरली ट्रीटमेंट करवा रही थी। फोन में सेनेटर की सेक्रेटरी थी जिसने विकी से कहा वो उनकी स्टोरी सेनेटर को सुना देंगी। उसके बाद उसने फोन कट कर दिया। विकी का दिमाग अब खराब हो चुका था। वो उस क्राफ्ट के बारे में जानने के लिए प्रॉपर चैनल की तलाश कर रही थी और सभी उन्हें बेवकूफ समझ रहे थे। बैठे बैठे विकी को याद आया कि एक जगह उन्होंने फोन नहीं किया, यूएफओ रिसर्च सेंटर। अब विकी ने यहाँ इसलिए कॉल नहीं किया था क्योंकि उन्हें नहीं लगता था वो यूएफओ है। कुछ मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ने उसे एस्कॉर्ट किया था, इसलिए विक्की को लगता था वो यूएफओ नहीं बल्कि कोई मिलिट्री क्राफ्ट है। अब विक्की ने यूएफओ रिसर्च सेंटर में कॉल करके अपनी स्टोरी सुनाई। कुछ दिनों के बाद जॉन श्वेजलर नाम के ऑफिसर टेक्सास के हफमैन पहुंचे। जॉन दरअसल नासा के एरोस्पेस इंजीनियर थे और उन्होंने अपना काफी समय यूएफओ साइटिंग्स को इन्वेस्टिगेट और डिबंक करने में बिताया था। उन्होंने इससे पहले भी कई यूएफओ साइटिंग्स को डिबंक किया था और यही इंटेंशन लेकर जॉन विक्की के पास गए थे कि वो उनकी स्टोरी सुनकर उसे डिबंक कर देंगे ताकि विक्की अपना प्रॉपर इलाज करवा सकें। जॉन ने विक्की की पूरी कहानी सुनी, फिर वो विक्की के साथ कार में बैठकर उस स्पॉट पर पहुंचे जहां इंसिडेंट हुआ था। उस स्पॉट पर पहुंचते ही जॉन ने देखा कि रोड के बीच में एक ऑब्वियस ब्लैक सर्कल था। वो सर्कुलर पोर्शन आग में पिघलकर फिर सख्त हो चुका था। जॉन ने विक्की की बात मानी कि वहां क्राफ्ट था, लेकिन वो जानना चाहते थे कि वो किस तरह का क्राफ्ट था। वो श्योर थे कि मिलिट्री ऐसे क्राफ्ट यूज करती होगी। जॉन ने विक्की को घर भेज दिया और फॉरेस्ट के अंदर आसपास की कैंप साइट्स और लोकल होम्स में जाकर एक एक से पूछने लगे कि क्या किसी ने दिसंबर 29 को कोई स्ट्रेंज क्राफ्ट देखा था। सभी लोगों ने जॉन से कहा हाँ, उन्होंने एक स्ट्रेंज एयरक्राफ्ट 29 दिसंबर की रात को ऊपर हवा करते देखा था। जॉन ने आसपास के सभी मिलिट्री बेसेस से संपर्क करके पता किया। उन सभी ने जॉन से कहा कि 29 दिसंबर को कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं हुई, ना ही उनका कोई क्राफ्ट उड़ा है। जॉन को लगा वो सब उनसे झूठ बोल रहे हैं। जॉन खुद उन मिलिट्री बेसिस पर गए ताकि ऑफिसर्स से फेस टू फेस बात कर सकें। उन्होंने ऑफिसर्स को विटनेस टेस्टिमोनीज दिखाई और कहा कि रोड पर जलने और मेल्ट होने के निशान उन्होंने खुद देखे हैं। मिलिट्री ऑफिशियल्स ने जॉन से कहा कि वो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, उन्हें नहीं पता वो क्या बात कर रहे थे। जॉन विटनेसेस और मिलिट्री ऑफिसर्स के टच में रहे, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आ रहा था। बेटी दिन पे दिन बीमार होती जा रही थी और विकी को भी अब कुछ और बीमारियां होने लगीं। तभी जॉन को एक फोन कॉल आया। एक विटनेस ने उनसे कहा कि उसने हाल ही में कुछ ऐसा देखा जो इनक्रेडिबल है। जॉन को लगता था कि मिलिट्री उनसे झूठ बोल रही है। उन्हीं के किसी क्राफ्ट की वजह से विक्की और बेटी की तबीयत खराब हुई है। विटनेस ने जॉन को बताया कि उसने हाल ही में देखा कि मिलिट्री ने रोड से स्क्वायर पीस कट किया और अपने साथ ले गए। वो पीस उसी स्पॉट का था जो क्राफ्ट की वजह से जला था। तुरंत ही कुछ यूएफओ रिसर्चर्स उस इलाके में पहुंचे जो उस मेल्टेड पेवमेंट को देखना चाहते थे जो क्राफ्ट की वजह से जला था, लेकिन उनके सामने एक ब्रांड न्यू पेवमेंट था। हफमैन में हुआ ये इंसिडेंस हिस्ट्री के सबसे क्रेडिबल यूएफओ केसेस में से एक था। अब उसे द कैश लैंड्रम यूएफओ इंसिडेंट कहा जाता है। ये नाम बेटी और विकी के सरनेम के बेस पर रखा गया है। आज तक कोई भी इंसान किसी रैशनल एक्सप्लेनेशन के साथ सामने नहीं आ पाया। गवर्नमेंट का आज भी यही कहना है कि उस दिन उनका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था और वो उस क्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं जानते। बेटी और विकी की तबीयत खराब होती गई और उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ केस किया, लेकिन वो अपने साथ घटी घटना को साबित नहीं कर सकी और केस क्लोज हो गया। जल्द ही दोनों की मौत कैंसर की वजह से हो गई। कोल्बी की माने तो ये कैंसर रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से हुआ था। कोल्बी की जान इसलिए बची क्योंकि वो कार के अंदर था। कोल्बी आज भी जीवित है और अपने सवालों के जवाब तलाश कर रहे हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।